ऐसे दोस्तों स्वागत है सबका द्वारा हैशटैग आस्क अमित के नए एपिसोड पे, जहां पे मैं आपके जितने भी कमेंट होते हैं उनका मैं रिप्लाई करता हूं। इस बार भी बहुत सारे ऐसे कमेंट है जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाया था और आज के इस एपिसोड में आपके जितने भी कमेंट है उसका मैं रिप्लाई करने वाला हूं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने बताया था कि अगर आपके पास जियो की फिजिकल सिम कार्ड है उसको कैसे ई सिम कार्ड में कन्वर्ट करके आप अपने आईफोन में 2 सिम कार्ड डाल सकते हैं। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेरे को कमेंट आया, काफ़ी मैंने जितने भी कमेंट थे उनका रिप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट है जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूं। तो ज़्यादा कमेंट उसी वीडियो के अकॉर्डिंग है। तो जहाँ पे सबसे पहले कमेंट निकल के आता है जहाँ पे रेड आइस गेमिंग, जहाँ पे जो पूछते हैं सर मैंने ट्राई किया सब ठीक से हुआ था पर कॉल पर ICCID नंबर गलत टाइप हो गया और मेरे जियो ई सिम कार्ड कैंसिल हो गया। तो भाई मैं ऑलरेडी जब भी अगर आप वो वीडियो देखोगे ना, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब भी आपके पास कोई एक्टिवेशन कोड आता है और सबसे पहले जो आपका IMEI नंबर है और जो EID नंबर है भाई उसको सेपरेट आप कहीं भी मैसेज में लिख के रख ले या फिर किसी पेपर के ऊपर लिख के रख ले, क्योंकि आपको बाद में कॉल आएंगी और आपको वो टाइप करना पड़ेगा। तो आपने शायद इतना ध्यान नहीं दिया होगा। तो अगर भाई जहाँ पे आपका कैंसिल हो गया तो ट्राई करें, आप जियो केयर में कॉल करें। अगर आपके सिम कार्ड से नहीं हो रहा दूसरे के सिम कार्ड से करें, उनको बोले कि मेरा जो एक्टिवेशन कोड था मैंने गलत टाइप कर दिया, आप मेरे को दोबारा जो है कोड है वो करें, मैं अपना एक्टिवेशन जो कोड होगा वो टाइप करेगा। तो हो सकता है कि वो दोबारा आपको कॉल करेंगे, नहीं तो आपको जियो केयर में जाना पड़ेगा, वहां से आपका जो फिजिकल से ई सिम कार्ड होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। आगे कमेंट की बात करें तो ये निकल गया था नवीन सोनी की तरफ से, जहां पे ये पूछते हैं गूगल प्ले स्टोर की डाउनलोडिंग स्पीड फास्ट क्यों है जबकि क्रोम से कुछ डाउनलोड करने पर बहुत कम डाउनलोड स्पीड आती है, ऐसा क्यों? तो काफ़ी सही बात है। मैं आपको बताऊं, अगर गूगल प्ले स्टोर की बात करो या फिर जो ऐप स्टोर होता है आईफोन का उसकी बात करो, दोनों में जब भी आप किसी चीज़ को कोई भी ऐप को अपडेट करते हो या फिर कोई ऐप डाउनलोड करते हो, अगर तो 20-25 MB की है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। देखिए, जब हम किसी चीज़ को डाउनलोड करते हैं, कोई भी कंटेंट हो, वीडियो ऑडियो फॉर्मेट कोई भी है, जब हम उसको किसी ब्राउजर के अंदर अपना डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जब वो पूरे कंप्लीट होते हैं फिर वो चीज़ होती है वो डाउनलोड होती है। और जो चीज़ को आप डाउनलोड करते हो, चाहे कोई भी सॉन्ग है, वो किसी के सर्वर के ऊपर पड़ा है, जिस वेबसाइट के आप डाउनलोड कर रहे हो उसके सर्वर के ऊपर पड़ा होता है। तो जब भी आप ब्राउजर को ओपन करोगे सबसे पहले एक ब्राउजर की जो ऐप लेयर होती है वो कनेक्ट होती है, जो कि ब्राउजर की आपकी है, जिस ऐप को आप कनेक्ट करें। उसके बाद IP लेयर कनेक्ट होती है। उसके बाद ऐसे करते करते बहुत सारी लेयर होती है जो कि सॉफ्टवेयर की तरीके से पूरी तरह से प्रोसेस कंप्लीट करती है। उसके बाद फिर वो कमांड जाती है थर्ड पार्टी को जिसमें कंटेंट पड़ा है जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं। फिर वो जो वेबसाइट होगी वो उसको एक्सेस करेंगी। उसके बाद जो उसके सर्वर के अंदर चीज़ पड़ी है उसको कमांड मिलेंगी, फिर आप उस चीज़ को एक्सेस करके डाउनलोड करते हो। बल्कि जितना भी काम होता है बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जहाँ पे गूगल प्ले स्टोर की बात करें, जितनी भी सर्विस होती है, जो भी काम होता है, आपने एक चीज़ देखी होगी जिसमें होता है गूगल प्ले सर्विस। ये वाला ऐप आपने देखा होगा जो ओपन भी नहीं होता। अगर आप ऐप स्टोर के वहाँ जाओगे ना सेटिंग में, उसके बाद ऐप खोलोगे तो वहाँ पर आपको वो दिखाई देगा। और जिस ऐप स्टोर के जितना भी ये प्रोसेस होता है वो करता है, गूगल प्ले सर्विस होता है वो ये सब जितनी भी कमांड को भेजता है रिसीव करता है उसकी हेल्प के थ्रू होता है। ठीक है, तो अभी अगर आप प्ले स्टोर के अंदर कुछ भी डाउनलोड कर लोगे, उनके सर्वर काफ़ी स्मार्ट होते हैं, काफ़ी बल्कि उनके पास डेटा होता है स्टोर करने के लिए, इतने बिजी नहीं रहते हैं। और वो जो भी चीज़ आप कंटेंट को डाउनलोड करते हो सीधा वो कमांड जाती है सर्वर के पास और सर्वर से सीधी वो चीज़ डाउनलोड हो जाती है। मतलब कि पूरा प्रोसेस होता है वो क्लीन होता है। इसके पीछे ज़्यादा जितना भी देखा जाए इतना काम नहीं होता जितना ब्राउजर के अंदर होता है। जहाँ पे एक चीज़ और भी देखने को मिलती है, एक बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे आप देखोगे ना, कुछ ऐसे वेबसाइट होती है जो आपके इंटरनेट की स्पीड को दिखाती है। जब वो आप स्पीड चेक करते हो तो आप देखोगे वो स्पीड आपकी 15 MB, 7 MB, 10 MB दिखाती है। लेकिन नॉर्मल स्पीड की बात करो तो वो 2-3 MB दिखाती है। सेम प्रोसेस वैसा ही होता है, क्योंकि जिस सर्वर से वो स्पीड हम टेस्ट करते हैं ना उसके ऊपर वो सर्वर इतना बिजी नहीं होता है, हाई सर्वर होते हैं, सीधी आपकी कमांड जाती है। बैंडविड्थ उनकी ज़्यादा होती है, ज़्यादा बैंडविड्थ होगी तो ज़्यादा लोग उसके ऊपर जा जाएंगे, कमांड ज़्यादा जाएंगी। जैसे ही गूगल प्ले जहाँ पे बात करें ना, गूगल का भी ऐसा ही, उनके पास बैंडविड्थ ज़्यादा होती है, ईजी वो जाती है, ईजी पास होके आ जाती है। मतलब कि जैसे आप स्पीड टेस्ट करिए वो कमांड सीधे सर्वर के पास जाएंगी, सर्वर से होके सीधी वापस आ जाएंगी। कोई भी इतना ट्रैफिक नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, जिसके कारण वो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। तो यही जो मेन कारण होता है जिसके कारण गूगल के प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हो वो बहुत जल्दी होती है। लेकिन अगर आप नॉर्मल किसी भी ब्राउजर के अंदर जाते हो तो उसमें टाइम लगता है। तो जहाँ पे आगे कमेंट की बात करते हैं जो निकल जाता है मिली माइसलम की तरफ से, जहाँ पे ये पूछते हैं हाउ मेनी हॉर्स डज इट टेक इट डिड नॉट रिसीव एनी कॉल। बल्कि कॉल आने में कितना टाइम लगता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जब पूरा प्रोसेस ई सिम का कंप्लीट होता है उसके बारे में जो पूछ रहे हैं, उसके बाद एक कॉल आती है
पहले वाले में भी क्या हुआ था कि आपको एक बंदे ने बोला था ना, जो लास्ट पहले कमेंट आया था, उन्होंने बताया था कि मैंने जब कॉल आई थी उसमें मैंने जो ICCD नंबर होता है वो गलत फिल कर दिया था। उसी कॉल के बारे में मुझे पूछा है कि भाई कॉल कितना टाइम लगती है आने के लिए। सबसे पहले जहाँ पे मैं आपको, जो कॉल होती है कभी कभी तो जल्दी आ जाती है, 1-2 घंटे में आ जाती है, कभी कभी काफ़ी टाइम लगता है, 10 घंटे से 11 घंटे भी लग सकते हैं। मेरे को जो कॉल आई थी मेरे को 10 घंटे लग गए थे, मैंने रात को किया था और मॉर्निंग को मेरे को वो कॉल आई थी। तो इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, 10 घंटे तक आपको मैक्सिमम लग सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर कॉल नहीं भी आती, किसी की सिम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है, अगर वो सिम एक्टिवेट हो जाती है तो ठीक है। अगर कॉल नहीं आ रही, सिम भी एक्टिवेट नहीं हुई, तो फिर आप जियो केयर में फ़ोन कर सकते हैं, फिर वो टेक्निकल प्रॉब्लम होती है। कमेंट की जहाँ पे बात करें तो जो निकल के आता है वैभव मिश्रा की तरफ से, जहाँ पे जो पूछता है कि आई डिड नॉट गेट कॉल टिल नो। तो भाई अगर आपको कॉल नहीं आई है, अगर आपको 10-11 घंटे हो चुके हैं फिर भी जियो की तरफ से कोई कॉल नहीं आई है, तो फिर आप उनको कॉल करके पूछे कि भाई मेरे को कॉल नहीं आई है। अगर कॉल आपको नहीं आई है फिर भी आपकी सिम कार्ड एक्टिवेट हो चुकी है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कईयों को कॉल नहीं आती है, उनकी सिम कार्ड एक्टिवेट हो जाती है। तो आपको अगर कॉल नहीं आई, सिम एक्टिवेट है तो नो प्रॉब्लम। अगर आपको कॉल भी नहीं आ रही, सिम भी एक्टिवेट नहीं है, फिर आप जियो केयर में कॉल कर सकते हैं। कमेंट की जहाँ पे बात करें तो जो निकल के आता है दी कॉन्फ्यूजर की तरफ से, जहाँ पे पूछते हैं ई सिम सेकंड होती है या फिर फर्स्ट। भाई ई सिम सेकंड फर्स्ट ऐसा कुछ नहीं होता है। जब भी आप ई सिम कार्ड डालोगे उसकी प्रोफाइल एक क्रिएट हो जाती है, उसका नाम आप रख सकते हैं। जब भी आप इंटरनेट को एक्टिवेट करते हो, जो ई सिम होती है वो ऊपर आ जाती है। जब भी आप उसको कोई नाम देंगे तो आपको बेसिकली पता चल जाएगा कि ये सिम कौन सी है, क्योंकि जब भी आप ई सिम की जब आप प्रोफाइल बनती है ना, उसमें आपको एक नाम का ऑप्शन मिलता है कि आप इसको कौन सा नाम दे सकते हैं। जब भी आप वो दोगे तो वैसे आपको पता चल जाएगा, लेकिन जब भी आप इंटरनेट कनेक्ट करते हो तो वो ऊपर चली जाती है। उसमें जो ई होती है बेसिकली वो हर टाइम ऊपर ही रहती है। तो जब आप इंटरनेट कनेक्ट करते हो वो ऊपर होती है, जब आप इंटरनेट को दूसरी सिम के ऊपर इंटरनेट को कनेक्ट करते हो वो फिर दूसरी सिम होगी, वो ऊपर आ जाएंगी। ई सिम वाली वहाँ पे आपको जो ऊपर कॉर्नर में नीचे शो होगी और दूसरी सिम ऊपर शो होगी। तो हर टाइम जो ज़्यादातर होता है ई सिम ही ऊपर रहती है। आगे कमेंट की जहाँ पे बात करें तो ये सनी विद फनी की तरफ से निकल के आता है, जहाँ पे ये पूछते हैं सैमसंग की न्यू LTPO डिस्प्ले क्या है। भाई ये जो LTPO डिस्प्ले की हम बात करें ना, काफ़ी सही टेक्नोलॉजी है। अगर जहाँ पे OLED की बात करें तो भाई उनसे भी ये थोड़ी आगे है। उसके कंपैरिजन जो इसका जो कंज्यूम करती है बैटरी वो कम करती है, लेकिन इसकी ब्राइटनेस लेवल की बात करो या फिर जो डीप ब्लैक लेवल होता है वो उससे बेटर होता है और बैटरी भी कम कंज्यूम करती है। तो आपने देखा होगा अभी जो OnePlus 9 सीरीज आई है, OnePlus 9 Pro, उसमें भी इसी डिस्प्ले को यूज़ किया है। और उसके बाद आई थिंक जो iPhone 13 आएगा, काफ़ी ऐसे चांस है कि उसमें भी यही डिस्प्ले को यूज़ किया जाएगा। इसके बारे में डीप में अगर समझना चाहते हो तो काफ़ी मैं आपको डीप में समझा सकता हूँ। उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा इस डिस्प्ले के ऊपर, ताकि आपको ईजी समझ आ सके। तो फिलहाल इसके बारे में सिंपल सी बात यही है कि ये OLED से बेटर होती है, उससे ज़्यादा डीप ब्लैक होता है, कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा होता है और बैटरी भी कम कंज्यूम करती है। दोस्तों इस एपिसोड में फिलहाल इतने ही कमेंट थे जिनका मैंने आपको रिप्लाई किया। अगर कोई कमेंट मेरे से मिस होता है मैं ट्राई करूंगा उसका नीचे ही आपको रिप्लाई करूं, या फिर नेक्स्ट एपिसोड में मैं जो आपका कमेंट पेंडिंग रह गया उसको मैं ले लूंगा। यही था जो मैंने आपको आज के इस एपिसोड में बताया। अगर आपके भी माइंड में कोई ऐसा कमेंट है या फिर कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका नेक्स्ट एपिसोड में वो आपका कमेंट पिकअप करके आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही है। तो वीडियो अच्छी लगेंगे लाइक जरूर करके जाना, कमेंट भी जरूर करना। कमेंट तो फिलहाल भाई करना जरूरी। और जो दोस्त पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई प्लीज़ वो भी थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।